वेलकम टू यूपीएससी एस्पायरेंट्स। पीटी स्पेशल के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पीटी स्पेशल्स लेकर आए हैं। और जैसा कि हमने एक छोटा सा वीडियो पहले के एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था, लेकिन आप सभी को पता होगा कि हर चैप्टर का, जैसे इकोनॉमिक्स है आपका, जैसे आपका इंटरनेशनल्स है, नेशनल हुआ, आपका सबमिट हुआ, पर्सनल न्यूज़, साइंस टेक, इन सभी से हम लोग जो है एक तरीके से एक साल के अंदर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं को इस पीटी स्पेशल में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग बहुत सारे प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जस्ट आपको मई महीने में, लास्ट मई में आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप सबको पता होगा कि करीब करीब 60% के आसपास डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक सीरीज पर बात करेंगे। पिछली क्लास में कुछ टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज कुछ बहुत सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गोल्ड इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर कंट्री। आप सभी को पता होगा कि गोल्ड जो है ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण का मतलब यहाँ पर इससे संबंध से है कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपको पता होगा बीओपी का नाम आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो ये इससे बड़ा प्रभावित होता है। अगर हमारे पास गोल्ड अगर हो तो बहुत फायदे हैं। आईएमएफ में लोन लेने में मदद होता है। आपको पता होगा 1991 में भारत देश में क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें गोल्ड हमारे लिए बहुत मदद किया था। तो यहाँ पर टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्री की अगर बात करें ऑफ गोल्ड ऑफ टू इंडिया, इंडिया को 5 ऐसे देश हैं जो गोल्ड आपको एक्सपोर्ट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका स्विट्जरलैंड है, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएई है, फिर आपका यूएसए है ना, घाना, ये सारी चीज़ें। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि विंडफॉल गेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये कहा गया, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस फॉर्म में, इस चीज़ों को समझिए। तो इसमें कहा गया कि कोशिश ये की जा रही है हमारे देश के अंदर में कि जो गोल्ड इंपोर्ट है, जो हम लोग गोल्ड दुनिया से डिफरेंट डिफरेंट देश से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, है ना, उस इंपोर्ट को कम किया जाए और वहां पर विंडफॉल गेन देखा जाए आपका कम। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जान लीजिएगा कि विंडफॉल गेन्स होता क्या है। बीइंग मेड बाय द प्रोड्यूसर, तो कहा गया जैसे क्रूड ऑयल हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ, ये सारे प्रोड्यूसर जो है के द्वारा जो है यहाँ पर विंडफॉल गेन्स देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर ने कहा है कि हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी जो हम लगाने वाले हैं, मतलब कह सकते हैं कि पहले हमारे देश में जो इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करता था गोल्ड पर खास करके 10.75% हुआ करता था, लेकिन कह रहा है कि भाई इंपोर्ट को रोकना पड़ेगा। ये जो गोल्ड है जो दूसरे देश से भारत में आ रहा है, उस इंपोर्ट को रोकना पड़ेगा। अब डायरेक्ट तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट रोकेंगे तो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सवाल खड़ा करेगा। तो इट विल बेटर है भाई कि उसके इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगा तो फायदे लोगों को कम होगा, परिणामतः ये होगा कि गोल्ड भारत देश के अंदर में कम इंपोर्ट किए जाएंगे। तो उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया, ताकि जो है जब हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो थोड़ा सा इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे पेट्रोलियम पर वैसी गोल्ड इंपोर्ट पर सेंट्रल कह रही है कि हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई गोल्ड जो है हमारे लिए वॉज यूज एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी मोस्ट ऑफ द 20वीं शताब्दी में। मैंने शुरुआती में कहा कि शुरुआती में आईएमएफ को हम लोग कई टन गोल्ड हम लोग एज ए गिरवी दिए थे, तब आईएमएफ ने 1991 में हमारे देश में खास करके बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को रोकने के लिए, कम करने के लिए पैसा दिया था हमें। तो हमारे लिए गोल्ड महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये है कि गोल्ड को रिजर्व किया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई रिजर्व है ना, यूनाइटेड स्टेट यूज एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड यूनिट 1971 में, 1971 में अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए कहिए या जो भी कहिए, गोल्ड को स्टैंडर्ड माना था 1971 में। इसीलिए तब से अगर हम बात करें कि गोल्ड का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा। और आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन के दौरान जो है गोल्ड का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है।
है ना। इसके पीछे कारण ये है कि गोल्ड की जो आपको सप्लाई तो कांस्टेंट है ना, सप्लाई तो फिक्स है ना। अब सप्लाई फिक्स है हमारा, लेकिन उसकी इंट्रिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए गोल्ड का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी बात, गोल्ड को कभी डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, इसको खास करके करेंसी से अधिक इसकी वैल्यू है, तो करेंसी से अधिक वैल्यू है तो डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा है आपका, तो इसको लेकर कह सकते हैं। तो भारत की या दुनिया की अर्थव्यवस्था और गोल्ड के बीच में लिंक जो है बहुत ही पुराना है, इसलिए गोल्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए तीसरा जो टॉपिक है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का नाम सुना होगा। स्टैगफ्लेशन जिसको हिंदी में मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। स्टैगफ्लेशन को सामान्यतः रूप से कहें, आपको पता होगा कि पूरी दुनिया जो है, खास करके कुछ दिन पहले जो है कोविड-19 के प्रकोप से पूरी दुनिया गुजर रही थी, फिर रसिया यूक्रेन के बीच के वॉर को देख सकते हैं, तो इसके कारण से अर्थव्यवस्थाएं जो है दुनिया के अंदर में अस्त व्यस्त हो गई। जैसे यूएसए की अर्थव्यवस्था हो, तो कहा कि भाई यूएसए ने कहा कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हुई है। स्टैगफ्लेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जीडीपी का कम होना, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना आपका, और तीसरा जो है डिमांड नीचे चला जाना, मतलब रिसेशन की स्थिति उत्पन्न। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि अगर रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, रिसेशन का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ का घट जाना, अगर तीनों एक साथ अर्थव्यवस्था में है तो आप समझिए कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति से देश गुजर रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पर कहा गया। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल सा कि स्टैगफ्लेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें अर्थव्यवस्था जो है स्लो हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाता है, स्लो हो जाती है, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के स्लो होने के कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इस ऐसी स्थिति को आप कह सकते हैं आपका इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। सेम टाइम में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ा हुआ है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। दूसरी पॉइंट ये है कि उसी इन्फ्लेशन के पीरियड के दौरान में आप देखेंगे कि देश का जीडीपी डाउन हो जाए। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो जीडीपी कहां से होगा, सिंपल सी बात है, जीडीपी कैसे बढ़ेगा। इकोनॉमी का ग्रोथ का बढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, है ना। अब आप कहेंगे एक प्रश्न यहां पर यह भी देखने को, पहली बार जो स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट है 1970 में आपको देखने को मिला था। 1970 में वो यूएसए इकोनॉमी में ये देखने को मिला कि जब नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा जो इकोनॉमिक रिसेशन आता है और उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, रिसेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं आपका टॉपिक जिसका नाम है जागृति मैस्कोट। जागृति मैस्कोट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि जागृति मैस्कोट है क्या, है ना। देखिए दरअसल ये जागृति मैस्कोट जो है, जागृति मेरा नाम उपभोक्ता सशक्तिकरण की बात करता है। जागो ग्राहक जागो, आपने टीवी पर देखा होगा या जगह जगह पर देखा होगा। तो आपको बता दूं कि कंज्यूमर अफेयर जो डिपार्टमेंट है ना, उसने एक जागृति नामक एक मैस्कोट लॉन्च किया है ना। और वो इसलिए लॉन्च किया है कि ताकि जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये पता है, उनको हक होना चाहिए कि भाई उनका जो कंज्यूमिंग जो प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज जो है वो बेहतर है, प्रोडक्ट वो सही चीज़ों का प्रयोग कर, वो उनका अधिकार है। तो उनके अधिकार को अवेयरनेस के लिए जागृति मैस्कोट नामक जो है एक लॉन्च किया गया है, आपका मैस्कोट कुट लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 91915 पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। तो उपभोक्ता को सशक्तिकरण करने के लिए, कंज्यूमर को पावर्ड करने के लिए, उसको अवेयरनेस के लिए जागृति मैस्कोट नामक जो है लॉन्च किया गया है, मैस्कोट को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा किसके बीच में? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर को लेकर आपका। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि दरअसल ये चीजें है क्या। दरअसल क्या है कि जागृति एक प्रोजेक्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि कंज्यूमर को एम्पावर्ड करो और उसमें अवेयरनेस फैलाओ उस कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में, कंज्यूमर के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम जो फेस करते हैं कंज्यूमर, उनको समाधान के लिए। तो जागृति क्या है? मैस्कोट है। मैस्कोट यहाँ पर क्या होगा कि कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए एक जनरेट किया जाएगा, है ना। ये खास करके डिपार्टमेंट अवेयरनेस के लिए पूरी डेटा तैयार करेगी और ये जरूरी भी है। आपको बता दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक एक्ट आया था और उस एक्ट में प्रोविजन दिया गया था, खास करके हॉल मार्किंग हुआ, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन दिया गया 1915 को। उस प्रोविजन के तहत वेट से संबंधित हुआ, मेजरमेंट डिसीजन या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है टेस्टिमोनियल के तौर पर वो सारी समस्या का समाधान करेगी और ग्राहक को जागरूक करेगी। तो जागो ग्राहक जागो उनका टैगलाइन है
उस मीडिया कैंपेन के थ्रू जो है, मैस्कूट के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाना। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था के से संबंधित हम पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स में ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। आप लोगों के लिए, प्रीलिम्स के लिए, बाकी के अन्य एग्ज़ाम के लिए मैं भिन्न भिन्न प्रकार के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो में आपके इस चैनल पर लेकर मैं आने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए आप इसे वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ साथ में आप सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।